चलिए सभी का इस आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी हम एक प्यारे से मेडिटेशन के साथ शुरुआत करेंगे। आज का मेडिटेशन बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग होने वाला है। सो सभी को स्ट्रेट होकर बैठ जाना है। अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, पॉसिबल हो तो स्ट्रेट होकर बैठ जाए। अपनी कमर को, अपनी गर्दन को स्ट्रेट कर कर बैठे। और आप अगर ज़्यादा समय नहीं बैठ सकते तो किसी तकिए का या किसी बेड का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर आप टिक कर बैठ सके। अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब एक लंबी और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। सांसों को लेते समय पेट को बाहर की ओर निकालिए और सांसों को छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर ले जाइए। अगेन रिपीट द प्रोसेस। इनहेल, एक्सहेल। अगेन इनहेल, एक्सहेल। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एकदम विश्राम की अवस्था में बैठ जाइए। बहुत ही शांत होकर बैठिए। आपकी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स कर दीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और इसे अपने सर में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते समय महसूस करिए, देखते जाइए, आपका शरीर पूरी तरीके से ढीला और शांत हो रहा है। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे
चेस्ट में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए अपने चेस्ट को पूरी तरीके से ढीला और हल्का कर दीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। इसे अपने पूरे पेट में भरने दीजिए एंड धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए देखते जाइए आपका पेट पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे दोनों पैरों में भरने दीजिए पूरी तरीके से। पूरे शरीर को ढीला कर दीजिए। पूरे शरीर को एकदम हल्का और ढीला छोड़ दीजिए और अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों को देखने पर लगाना है। आपकी सांसें कितनी लंबी कितनी गहरी है उन्हें देखते जाइए। जब आप सांसों को ले रहे हैं तो आपको आपके नाक के पास एकदम ठंडा महसूस होगा। जब आप सांसों को छोड़ोगे तो एक गर्म हवा बाहर निकलती हुई महसूस होगी। ये गर्म हवा आपके शरीर से सभी नेगेटिविटी को बाहर करती है और ये ठंडी हवा आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार लाती है। अगेन टेक ए डीप ब्रेथ। रिलैक्स। देखते जाइए अपनी सांसों को। देखते जाइए अपनी सांसों के साक्षी बन जाइए। सिर्फ आपकी सांसें और आप। चारों तरफ एकदम शांति ही शांति है। सिर्फ आपकी सांसें और आप हैं।
एकदम रिलैक्स। अब आप और गहरी अवस्था में जा रहे हैं। देखिए, और डीपर जाइए, और डीपर। और अब मैं 10 तक काउंट करूंगा। आपको गहरी अवस्था में पहुंचना है। 1। और गहरे जाइए, अपने मन के अंदर झांकिए। 2। और गहरे। 3। 4। 5। और गहरे जाते जाइए। 6। 7। 8। 9। 10। अब बहुत ही गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। शांत। आपका ध्यान अपनी सांसों पर। शांत। देखते जाइए अपनी सांसों को। सिर्फ आपकी सांसें और आप है। चारों तरफ एकदम शांति ही शांति है। अब आपको आसपास की किसी 5 आवाजों को सुनना है। हो सकता है वो फैन की हो सकता है किसी बाइक की हो। कोई भी 5 तरह की आवाजों को सुनो। पक्षी की आवाज हो सकती है। कोशिश करिए कि आपको 5 तरीके की आवाज सुनाई दे। कंसंट्रेशन ले आइए अपने चारों तरफ। सुनने की कोशिश करिए 5 आवाजों को।
देखिए, कोशिश करिए 5 तरीके की आवाज सुनिए। अपने सेंसेस को लगाइए चारों तरफ। अब किसी एक आवाज पर फोकस करिए। हो सकता है वो पक्षियों की आवाज हो। उन आवाजों को सुनिए और उसके ऊपर पूरा फोकस ले आइए। सुनिए आवाजों को, फील करिए। कौन से पक्षी की आवाज सुनाई दे रही है? लगाइए अपने सेंसेस को। सुनते जाइए और गहराई में उतरते जाइए। मन की गहराई में जाते जाइए और इस आवाज को अपने अंदर समझने दीजिए। सुनते जाइए आवाजों को। किसी एक आवाज के ऊपर फोकस करिए पूरा अपना। और पक्षी की आवाज सुनाई दे तो सबसे बेस्ट, पूरा ध्यान अपने पूरे सेंसेस को लगाइए। और गहरे जाते जाइए। आप जितनी गहराई से इस आवाज को सुनेंगे, उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतनी आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, उतने आपके सेंसेस अच्छे तरीके से काम करेगी।
और गहरे उतरते जाइए और इस आवाज को सुनते जाइए। और गहराई में आपको जाना है, अपने आसपास की आवाजों को आपको सुनना है। आप जितने गहराई में जा सकते हैं उतने गहराई में जाइए। और अपनी आवाजों को सुनिए। जो भी आवाज आपको आसपास में सुनाई देती है, पूरे फोकस के साथ में बैठ के उस आवाज को सुनिए। आप बहुत ही गहरी अवस्था में जा चुके हैं। अब आपको अपने भीतर झांकना है। अपने भीतर झांकिए और अपने हार्ट में, अपने हार्ट चक्र में अपने परमात्मा को देखिए। उसे अपने दिल में देखते जाइए। आपके परमात्मा आपको दिखाई देंगे, जिसमें भी आप आपकी आस्था रखते हैं। अगर किसी निराकार ब्रह्म में आपका विश्वास है तो आपको एक वाइट लाइट आपके चेस्ट में दिखाई देगी। झांकते जाइए अपने भीतर और आपके भीतर आपके परमात्मा एक बहुत ही प्यारी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में डाल रही है। देखिए, आपका पूरा शरीर इस पॉजिटिविटी से भर रहा है। पूरा मन एकदम गहरी अवस्था में और आपके आराध्य एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में डाल रहे हैं। अब इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से अपने सामने देखिए। आपके सामने से एक बहुत ही वाइट कलर की लाइट, एक ऊर्जा आ रही है।
देखते जाइए, व्हाइट कलर की लाइट आपके चेस्ट में जा रही है। फोकस करिए अपनी चेस्ट में। व्हाइट कलर की लाइट आपके जस्ट सामने से आ रही है और आपके हार्ट में प्रवेश कर रही है। देखिए, जस्ट सामने से ये लाइट आ रही है और ये पूरी तरीके से व्हाइट कलर की ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके आराध्य, जिसे कि आप मानते हैं, उनके द्वारा भेजी गई एक शक्ति है। इसे अपने पूरे शरीर में भरने दीजिए। अपने पूरे दिमाग में व्हाइट लाइट को जाने दीजिए। एकदम गहरे, और इस लाइट को देखते जाइए। ये लाइट आपके पूरे शरीर को कवर कर रही है। पूरे शरीर में एक ऊर्जा भर चुकी है। पूरी तरीके से ये व्हाइट लाइट आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। ये एनर्जी आपके शरीर के हर एक पार्ट में पहुंच चुकी है। आपका पूरा शरीर एकदम हील हो चुका है। पूरे शरीर को एकदम हील होने दीजिए। महसूस करिए, आपके शरीर के हर एक पार्ट में ये एनर्जी है। ये एनर्जी आपके शरीर के हर एक पार्ट में पहुंच चुकी है और आपके पूरे शरीर को पूरी तरीके से हील कर रही है। आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव, कोई ब्लॉकेज नहीं है। सारा पूरा शरीर आपका एक वाइट एनर्जी से भर चुका है। देखते जाइए शरीर को। आपके हार्ट के अंदर देखिए, एक वाइट लाइट आपको दिखाई देने लगेगी। आपके हार्ट में देखिए इस वाइट लाइट को। देखिए अपने हार्ट में इस वाइट लाइट को, इस ऊर्जा को देखिए। इसका आकार धीरे धीरे अपने हार्ट में बढ़ता जा रहा है।
अब इस गहरी अवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलना है। आसपास की आवाजों को सुनिए। अब धीरे धीरे आपको इस गहरी अवस्था से बाहर आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इस गहरी अवस्था से बाहर आ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए। अपने पूरे शरीर पे इसे लगा लीजिए, अपने चेहरे पर, अपने दोनों हाथों पर, सारे तरफ इस बाह एनर्जी को लगा लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। और दोनों हाथों को जोड़कर बोलिए, मेरा आज का दिन अब तक का सबसे अच्छा दिन है। मैं आज के दिन वो सारी चीजों को अचीव कर रहा हूँ जो मैं चाहता था। मेरा आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही खुशी के साथ बीत रहा है। मैं आज अपने सारे लक्ष्यों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर बहुत ही स्वस्थ है। मैं अपने दिन को बहुत ही ताजगी से भरता हूँ। मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो काम बहुत ही तेजी से पूरे हो जाते हैं। मेरे लिए अवसरों के नए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मेरे पास पैसा हर रोज आने लगा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा परिवार मुझसे बहुत खुश है। मेरे रिश्ते सभी के साथ बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं।
मैं मनी मैग्नेट बन चुका हूँ। मैं एक पॉजिटिविटी का घर बन चुका हूँ। मेरे हर दिन की शुरुआत बहुत ही प्यारी होती है। मेरे हर रात बहुत प्यारे तरीके से गुजरती है। मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अपने आप को, अपने इस प्यारे से दिन को, अपने पूरे शरीर को, सभी को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। आज का प्यारा सा दिन आपको दिखाया है और इतना प्रोडक्टिव दिन आपका बना है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ खोल लीजिए। और अब आपको अपनी जगह पर खड़े हो जाना है और एक प्यारी से एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए। यस, सभी लोग अपने कैमरास को ऑन अगर कर सकें तो ऑन कर लीजिए। यस, अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। सभी लोग अपने हाथों को सामने ले आइए और इस तरीके से करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी लोगों को करना है। यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अपने हाथ को दीजिए इस तरीके से करिए 1 2 4 back 1 2 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 again 1 2 3 4 अभी साथ को लीजिए 1 2 3 4 back 1 2 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 अब सीधा दोनों हाथों को 1 2 3 4 back 1 2 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 अपनी जगह पर थोड़ा सा जंप करिए 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 अपने पैरों को आगे पीछे करिए 1 2 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 अपने पैर को उठाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4 1 2 3 4 1 3 4 1 4 1 2 3 4 3 4 3 4 2 3 4 1 2 4 1 4 3 4 अपने पैर को इस तरीके से करिए 1 2 3 4 बॉडी को टर्न करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तरीके से हाथ को ये 1 2 3 4 1 2 4 यस अपनी गाड़ी को ऊपर की ओर ले जाइए 2 3 4 1 2 3 4 नीचे की ओर 1 2 3 4
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. यस, तो आपने गर्दन को इस तरीके से करिए। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. उसे मिलाइए। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. कमर को इस तरीके से हिलाएंगे। 1, 2, 3, 4. एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4. अगेन। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. अब अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। अपने पैरों पैरों की वीडियो पर, कंधों पर हो जाएंगे। तो पूरा जितना स्ट्रेच कर सकते उसका उतना खींचिए। जितना स्ट्रेच कर सकते उतना खींचिए अपनी बॉडी को। जितना कर सकते उतना करिए। यस। अगले फिर से एक बार। जितना खींच सकते उतना खींचिए। यस। अब अपनी जगह पर बैठ आएंगे। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। यस। बाहर की ओर पेट को ले जाएंगे सांस को लेते समय। सांस को छोड़ते समय अंदर की ओर। अब
कपालभाति हम करेंगे। पेट को बाहर की ओर पुश करना है। गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। अगेन गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। फिर गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। फिर एक गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। अब नाक के द्वारा सांस लेना है और मुंह के द्वारा हमें छोड़ना है। चलिए, आगे हम अपनी बुक को रीड करेंगे। हम करोगे आप रीड? यस। वर्षा मैम, आप करोगे रीड? उनको सर मराठी समझ में नहीं आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये करूंगा ना, एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मराठी में कौन से पेज से करना है? आप जो हमारा सेकेंड सबक है, अध्याय 3 सबक 2, पेशे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ये मराठी में तो अलग है। मुझे लगता है सभी बुक में थोड़ा थोड़ा अलग है। हाँ नहीं, वो ओरिजिनल बुक जो होती है वो और डिफरेंट है। अभी वो क्या होता है ना कि बुक तो एक है, लेकिन जो प्रिंट है वो अलग अलग है। नहीं, इसमें जो है ना सर प्रकरण 3, उसमें जो लिखा है वो है तुमचा उद्योग ओळखा। तुमचा उद्योग वळखा। हाँ, ये बहुत ही अलग है। तो 2 मिनट। तुमचा उद्योग। मतलब आप जो बता रहे हैं ना प्रकरण 3, मतलब जो बोल रहे हैं आप। अच्छा, हाँ हाँ। सबक 2, अध्याय 3 सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। चलो, अध्याय 3 मतलब ठीक है। प्रकरण इसमें नहीं है सर वैसे। नहीं है क्या? चलिए मैम, आप रीड करिए फिर आगे से। ओके। आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। हेडलाइन है ये। हाँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है। यही एकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोग इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता है। यस, अब ज्यादातर इसके लोग ना, अब थोड़ा सा अगर आपके पास में हाइलाइटर वगैरह हो, अगर आपके पास में मोबाइल अपना नोटबुक और पेन हो, तो अब जो मेन है, अब मेन यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। तो अब इसके नोट्स वगैरह और इसको ये करते जाना, ठीक है। देखो, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और
हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोले, उनका पहला जो नियम बोलता है वो ये है कि आपको संपत्ति और दायित्व यानी लाइबिलिटी और असेट्स, ये दोनों को समझना चाहिए। और आपको असेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, अब आगे पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या असेट्स है और क्या लाइबिलिटीज है। यस। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गरीब मध्यवर्गीय दायित्व इकट्ठा करते हैं और उन्हें ही संपत्ति मान लेते हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया तो हमें लगा ये मजाक कर रहे हैं। हम दो छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने हैरान परेशान थे और उनका जवाब इतना आसान था, यह इतना ज्यादा आसान था कि हमें इसके बारे में सोचने के लिए बहुत समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, संपत्ति क्या है? उसके बारे में अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर ठूस दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना हो गई कि जिंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। यह बहुत आसान है, इसलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हम बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया, कहा, यह इतना आसान है। मैंने पूछा, अगर यह इतना आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता? अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच में का फर्क नहीं जानते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलतियां कैसे करते हैं? अगर यह इतना ही आसान है, अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसका फर्क और पता क्यों नहीं लगाना चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझने में अमीर डैडी को फर्क सिर्फ कुछ मिनट लगे। वयस्क होने के बाद मुझे यह दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। यह आसान विचार उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें अलग तरीके की शिक्षित किया गया है और उन्हें दूसरी शिक्षित पेशेवरी में पढ़ाया गया है, जैसे बैंकर्स, लेखापाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाएं। मुश्किल बात तब आती है जब इन लोगों की सीखी हुई बातें को भूलने या दोबारा बच्चे बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान वयस्क अक्सर महसूस करते हैं कि आसान परिभाषाओं का अध्ययन देना खुद को नीचे गिराना है। अमीर डैडी देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि बहुत सारे लोग, अभी जैसे उनके अमीर डैडी बोल रहे कि लोग गरीब इस वजह से रहते हैं क्योंकि वो असेट्स और लाइबिलिटी के इसको नहीं समझ पाते। लेकिन ये बहुत ही आसान है, रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे कि ये इतना आसान है तो इसे लोग क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वो बोल रहे क्योंकि ये आसान है इस वजह से नहीं कर पाते। क्योंकि आप देखो, अगर कोई बैंकर है या कोई रियल एस्टेट का एजेंट है या फाइनेंशियल प्लानर है ना, अकाउंटेंट है, आप अगर उनको कोई चीजें बोलोगे तो वो बोलेंगे नहीं, मुझे मुझे इससे ज्यादा पता है, मेरे पास में इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो उन चीजों को वो अपने आप को एक वयस्क और समझदार, ज्यादा समझदार मानते और वो किसी आसान चीजों को नहीं सीखना चाहते। ठीक है, आसान चीजें मतलब वो चीजें जो उनको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, जिनसे वो दायित्व और लाइबिलिटीज के फर्क को समझ सके। लेकिन वो सोचते कि यार ये छोटी मोटी चीजें कौन ये करेगा। ठीक है, चलिए आगे। अमीर डैडी किस कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते थे, यानी इसे आसान रखो
मूर्खपूर्ण रखो या इससे बेहतर सरल रखो। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया, जिससे कि हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बन पाए। उलझन किस वजह से होती है? इतना सरल चीज जटिल कैसे बन सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों क्यों खरीदता है जो दरअसल दायित्व है? इस इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम वित्तीय साक्षरता पर नहीं, साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज संपत्ति है और कौन सी दायित्व, यह शब्दों को समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पढ़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में संपत्ति और दायित्व की परिभाषा देख ले। मैं जानता हूं कि वही दी गई परिभाषा किसी प्रशिक्षित लेखापाल को अच्छी लग सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप आदमी को उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम वयस्क लोग अक्सर यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। बात तो सही है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि हम साक्षरता पे तो ध्यान देते हैं, साक्षरता मीन्स एजुकेशन पे हम ध्यान तो देते हैं सभी लोग, लेकिन जो पैसों की साक्षरता है, जिसे जो मनी के बारे में जो शिक्षा है, उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। अगर आप उसको डिक्शनरी में उठाकर देखोगे कि लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे कोई अकाउंटेंट रहेगा, कोई सीए रहेगा, तो वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाएगा और वो उसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल कर पाएगा। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को वो चीजें समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे। हम छोटे लड़कों को अमीर डैडी ने समझाया, संपत्ति को शब्दों में से नहीं, अंकों से परिभाषित किया जाता है, और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। हमारे डैडी कहते हैं, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वह चीज होती है जो अंक आपको बता रहा है। यह शब्दों जैसा ही है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होता है वह बात जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम अंकों को पढ़ो और समझ में आना चाहिए। यह बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं, हजारों बार सुनी थी। और मैं यह भी सुना था, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं और गरीब तथा मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। संपत्ति और दायित्व में फर्क को यह इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट वित्तीय क्षेत्र में पेशेवर लोगों की परिभाषा से सहमत नहीं है, लेकिन ये आसान रेखा चित्र दो छोटे मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े ही काम आए थे। ये वो बनाया है सर, मैप बनाया है। हाँ, यह संपत्ति का कैश फ्लैप पैटर्न है। इसको छोड़ दो, नीचे पढ़ो। रेखा चित्र को ऊपरी हिस्से इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। लेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट। इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि संपत्ति और दायित्व को बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में संबंध को नहीं जानते, जबकि इस संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने दो छोटे बच्चों को आसान शब्दों में बताया, संपत्ति आपकी जेब में
पैसा डालती है। अच्छी सरल और उपयोगी परिभाषा। यह दायित्व का बैलेंस शीट पैटर्न है। अब जब संपत्ति और दायित्व का रेखा चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है तो मेरी परिभाषाओं को शब्द में समझाना ज्यादा आसान हो जाता है। संपत्ति वह चीज है जो मेरी जेब में पैसा डालती है। दायित्व वह चीज है जो मेरी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल उन्होंने उदाहरण यहाँ पे कहा है कि लाइबिलिटी से आने और असेट से आने जो दायित्व होते हैं, है ना, और जो संपत्ति होती है। अभी जो संपत्ति होती है वो क्या करती है, आपकी जेब में जो भी चीज, अभी समझ लेना, हाँ, डिफरेंस सिंपल सा, कि जो भी चीज आपके पास में है उसको आपको आज डिनोट करना है कि वो चीजें आपके लिए लाइबिलिटी से असेट से। जैसे ये बुक है, ये आपके लिए लाइबिलिटी से या असेट से। ये बुक है, ये बुक आपके लिए लाइबिलिटी से या असेट से। आपका पार्लर है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या असेट से। आपका घर है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या असेट से। आपके घर में पलंग है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या असेट से। आपके घर में सोफा सेट है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है या असेट से। आपके घर की हर एक चीज को डिनोट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें आपके लिए के घर के असेट से और कितनी चीजें लाइबिलिटी से। ठीक है, जो गाड़ी आपके पास है वो गाड़ी आपकी लाइबिलिटी से या असेट से। आपके दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी से या असेट से। ठीक है, लाइबिलिटी से यानी जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती निकालती है। है। असेट से यानी जो आपकी जेब में पैसा डालती हो। बस ये सिंपल सा उसका मीनिंग है। चलिए, आपको दरअसल बस इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस जीवन भर संपत्ति खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहें। चाहे चाहे शब्दों की हो या अंकों की निरक्षरता, वृत्ति संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों और अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो समझ और पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज्यादा साक्षर हैं। इसलिए इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो आप वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है। शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्र में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रवाह और कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती। जिस तरह की संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है, महत्वपूर्ण तो वह कहानी है जो अंक और शब्द बता रहे हैं। किस वृत्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा की ओर जा रहे हैं इस बात की कहानी, या 80% परिवार की वृत्तीय कहानी यह होती है कि आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वे अपनी जीवन संपत्ति खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने लगते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति का फ्लैप शीट है और यह मध्य वर्गीय का फ्लैप शीट पैटर्न है और यह एक दौलतमंद आदमी का फ्लैप शीट है। अब समझ में आया सर कि अमीर आदमी लोग इतने कंजूस क्यों होते इनका पैटर्न ये होता है ना। देखिए, अभी ये यहाँ पे देखो, गरीब इंसान का क्या पैटर्न है। वो सारी चीजें जो है अपने बिजनेस और इस चीजों में लगाना इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी गरीब इंसान क्या करता है, उसने आय लिया, यहाँ पे रोजगार किया, यहाँ से उसको जो भी तनख्वाह मिली, जो भी आय मिली, वो सबसे पहले तो
अपना किराने का सामान ये वो सबसे पहला महीने का खर्चे का वो पहले डिनोट कर लेता है ना। उसके बाद में बचा तो मनोरंजन के ऊपर, कहीं घूमने जाएगा, कहीं अमीर लोग आपको साल में एक बार दो बार जाते दिखेंगे बस, और वो अच्छे तरीके से घूमने जाते हैं, और उसका भी एक पैटर्न होता है, उसका भी कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो उतना पैसा मनोरंजन के ऊपर डालते, और उतना पैसा वो पूरा का पूरा खर्च करते, उसमें से 1 रुपए भी नहीं बचाते, और 1 रुपए भी उससे ऊपर खर्च नहीं करते। ठीक है, उसका वो जार टेक्निक होती है, वो टेक्निक मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक 7 जार टेक्निक होती है, उसके अंदर वो पैसों को डिनोट किया जाता है अलग अलग पार्ट में। तो उसमें शिक्षा के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग होता है, तो उतना पूरा पैसा वो उतनी ही जगह पर लगाते हैं। ठीक सर है, मैं इसलिए उनका पूरा पैटर्न बना हुआ रहता है। और मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति क्या करता है, मनोरंजन पे, कपड़े पे, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता कितना पैसा खर्च करना है, कितने पैसे को कहाँ पर लगाना है, कितने पैसे को ये करना है। इसी वजह से वो इधर दायित्व इसके अपने संपत्ति वाले कॉलम में पहुंच ही नहीं पाता है। और अमीर और मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं, कुछ व्यय करते हैं, कुछ दायित्व बहुत ज्यादा खरीदते हैं। देखो गरीब लोग तो कपड़ों में मनोरंजन और इसमें खत्म करते हैं। मनोरंजन यदि मूवी देखना, कोई शराब पीना, कोई गुटखे का शौक, ये वो शौक में खत्म करते हैं गरीब लोग। और जो मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, जिनको होते हैं मीडियम क्लास लोग, वो क्या करते हैं, वो लाइबिलिटीज को खरीदते हैं। लाइबिलिटीज मतलब उनके पास में पैसा आ गया ना, तो वो सबसे पहले बोले कि चलो यार अपने घर में फ्रिज नहीं, पहले हम फ्रिज ले आते हैं। चलो यार अपने घर में सोफा सेट नहीं, हम पहले सोफा सेट ले आते हैं। ठीक है, मतलब वो लाइबिलिटीज को खरीदते हैं, और वो चीजें क्या है, वो चीजें एक बार आपके घर में आ गई तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको क्या ला कर दे रही है, वो आपके लिए लाइबिलिटीज है या असेट्स है। क्योंकि वो आपकी जेब से कंटिन्यूअसली पैसा निकालते रहेगी, वो चीज आपके जेब से कंटिन्यूअसली पैसा निकालते रहेगी। और यहाँ पे अमीर आदमी क्या करता है, उसकी जो भी आय होती है, वो क्या करता है, उसको टैक्स, मॉर्गेज, स्थायी व्यय, भोजन, कपड़े, मनोरंजन, है ना, इसको वो क्या करता है, यहाँ से निकाल कर अब वो इस वाले कॉलम में लाके जाए खड़ा कर देता है। वो क्या करता है, उसकी आय, आय से संपत्तियां खरीद लेता है। जितनी भी आय उसके पास में आती है, उन आय से वो संपत्तियां खरीदता है, लाइबिलिटीज नहीं खरीदता है ना। असेट्स खरीदने के बाद में वो क्या करता है, जो भी आय उसके पास में आई थी, उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है ना, डिवाइड कर देता है, कुछ ब्याज पर दे देता है, किराए से आय, रॉयल्टी से आय, अब वो अलग अलग भाग में बांट देता है। जो भी पैसा आता है ना, तो उनको अलग अलग भाग में वो बांट देता है। अभी क्या होता है, जैसे उसने, अगर उसके पास में 1 लाख रुपए आया, तो उसने क्या किया, 1 लाख को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो वहां से अलग अलग जगह से जो पैसा आता है उसको, तीनों चारों जगहों पे जहाँ जहां पर उसने लगा, उससे जो पैसा आता है, उन पैसों से फिर वो बाकी की चीजें खरीदता है। और वो चीजें कब खरीदता है पता है, जब उसको पता चल रहा है कि उसको टैक्स लगने वाला है। जब उसको पता चलता है कि उसको टैक्स लगने वाला है, तब जाके वो खरीदता है। वो टैक्स के पैसे बचाने के चक्कर में कि गवर्नमेंट को टैक्स से ना जाए, और वो टैक्स का पैसा बचा के मैं ये चीजों को ले लूं, मतलब उसका पैसा भी बच जाता है, उसका टैक्स भी बच जाता है, और उसके घर में चीजें भी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे। जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों का कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है। हर हर को एक जिंदा रहने के लिए रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। यह रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्य वर्गीय और अमीर आदमी के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो की यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभाल सकता है। मैंने यह मैंने यह अध्ययन अमेरिका के सबसे बड़ी अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसलिए मैं सिहर जाता हूं जब लोग मुझे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बन जाए, यह उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है।
लेकिन प्रायः ज्यादा से ज्यादा पैसा की समस्या नहीं सुलझती। वास्तव में यह समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारे दुख दुखद इंसानी कमजोरी और खामोशियों को उजागर कर देती है और हमारे ऐसे पहलुओं को रोशनी डालती है जिसमें हम अनजान रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान ले विरासत या भारी वेतन या लॉटरी के कारण, वह बहुधा जल्दी ही वह अपने जैसा या उन्हें बुरी वित्तीय झेलने में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ अपने दिमाग में चल रहे कैश फ्लॉप पैटर्न को ज्यादा उजागर करता है। अगर आप पैटर्न पूरी कमाई को करना है तो संभवतः इस बात की आपकी आमदनी बढ़ाने और खर्चा करने भी बढ़ जाएंगे। इसलिए आप यह कहावत बनी है, मूर्ख और पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा कि हम स्कूल और पेशेवर योग्यता हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से यह दोनों महत्वपूर्ण हैं। अपने पेशेवर योग्यता से ही हम पैसा कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में मैंने हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार था तो वह माना जाता था कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसा वादा नजर आता था। अगर डॉक्टर ऐसी वृत्ति चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा कि बीमा कंपनी कारोबार को निश्चित नियंत्रण कर रहे हैं। स्वस्थ सुविधाओं का प्रबंधक, शासकीय संक्षेप और आंदोलन, मुआवजा के दावे। अगर बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बन जाते हैं, क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वही है। इसी कारण आज स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है कि वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता और शिक्षण सफलता में कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसे कि कभी था। चूंकि स्कूल में निकलते वक्त विद्यार्थी के पास वित्तीय योग्यता नहीं होती, इसलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे की तंगी झेलते रहते हैं। ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे समस्याओं से नहीं उबर पाते। उनकी शिक्षा की कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो यह है कि उन्हें पैसे का प्रबंध करना नहीं सिखाया गया। इसे वृत्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उनके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसा सुरक्षित रखा जाए, इससे ज्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उन पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए, ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते। उनके सामने पैसे की समस्या इसलिए है क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल हो तो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कैसा मेहनत कराई जाए। कड़ी मेहनत करवाई जाए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ तक रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि स्कूल में, कॉलेजों में ये चीजें कभी नहीं सिखाते हमको कि पैसों का जो प्रबंधन है वो कभी नहीं सिखाते। हमको सिखाते हैं कि देखो इंजीनियर कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, सीए कैसे बनना है। हमको पैसा कमाना तो सिखाया जाता है। और हम देखते भी कि बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन
अपने पेशे में तो वो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन पैसे को संभाल नहीं पाते, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत तंगी को झेलते हैं। भले कितने भी बड़े, अब हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे, सीए है ना, कोई सीईओ है, कोई कलेक्टर है, कोई आईपीएस है, कोई बड़े बड़े डॉक्टर है, फिर भी वो पैसे की तंगी को झेलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इस वजह से होता है कि उनको पैसों के बारे में कैसा मैनेजमेंट किया जाए वो चीजें नहीं पता होती, और स्कूल कॉलेज में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी करना है। ठीक है, कि आप लोगों को डिनोट करना है कि आपके पास में कौन सी चीजें लाइबिलिटीज है और कौन सी चीजें असेट्स है। उससे क्या होता है, जब लाइबिलिटीज और असेट्स आप निकाल पाते हैं तो आपको आपकी कुल संपत्ति कितनी है वो आपको पता चलता है। जैसे बोलते हैं ना, हमारा टर्नओवर इतना है, तो वो आपका टर्नओवर, आपका पूरा, आप समझ पाएंगे कि आपका पूरा टर्नओवर कितना है जब आप लाइबिलिटीज और असेट्स को पहचानेंगे। ठीक है, आज हम बोलते हैं ना मेरे पास में 16 करोड़ का ये है, 15 करोड़ का ये है, ऐसा हम बोलते हैं अधिकतर लोग कि यार मेरे पास में 10 लाख का घर है, 15 लाख का घर है। लेकिन आप रियल में सोचो कि वो आपके लिए लाइबिलिटी से या असेट से। लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो आपको समझना होगा कि कौन सी चीज लाइबिलिटी से कौन सी। अभी जो रॉबर्ट कियोसाकी है, जिन्होंने बुक लिखी है, वो आ रहे हैं सितंबर में, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंडिया में। जिन्होंने ये सारी चीजें बताई है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है मुंबई के अंदर। तो कब है सर? ये है आपका 2-3 तारीख को, 2, 3 और 4 ऐसा है, 3 दिन का। तो दो उसमें तीन कौन एक से दिन महीने? का, एक दिन का अटेंड कर सकते हैं आप, एक दिन का या 2 दिन का, ऐसा अलग अलग उसके चार्जेस वगैरह है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं तो सर कौन से महीने में? सितंबर में। सितंबर अगले महीने ना? ओके। ठीक है, तो अब यकीन नहीं करोगे, वो पर्सन आज भी अपने एक छोटे से घर में रहते हैं। आज भी एक छोटा सा घर है उनका, कोई इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन संपत्ति उनके पास में ऐसी है कि आधा अमेरिका उनका है, समझ लो, इतनी संपत्ति उनके पास है। तो उन्होंने किस तरीके से ये किया, लाइबिलिटीज। अभी हम क्या, अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, अभी मध्यम वर्गीय लोगों को आप देखोगे कि अगर उनके पास में कुछ अच्छा पैसा है, ज्यादा पैसा है, तो वो अच्छी एक बड़ी गाड़ी मर्सिडीज खरीद लेंगे, रोल्स रॉयल खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पे रोबोट की ऐसा, कि आगे आगे हम बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी भी खरीदना है तो कौन सी खरीदना है और किस समय खरीदना चाहिए आपको। हाँ, जिससे आपका जेब का पैसा ना जाए। ठीक है, मतलब आप वो पैसों को वहां पर लगाए जो आपके टैक्स का है, जो आपका पैसा जाने वाला है जेब से, वो पैसों को बचा के आप उसको वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे आप समझेंगे हम, चलिए कल फिर से करते हैं। सर जो हाँ लेकिन बट जो टैक्स कटता है वो हाँ। फिर जैसे आपका मतलब टैक्स के अंदर में नहीं है, और वो मतलब उस टाइम जो करता है तो फिर वो रिटर्न भी हो जाता है ना कुछ दिनों बाद? हाँ, लेकिन देखिए क्या होता है ना, अभी सीधी सी बात है कि अभी जैसे मेरा बिजनेस है, अभी समझ रहा, अभी ये लोग क्या करते हैं, अभी इसके डीप में नहीं जाऊंगा ज्यादा, थोड़ा सा बाहर बताता हूँ आपको। जैसे आपका बिजनेस कितना हो रहा है, मान लीजिए आपका कोई कंपनी आपने ओपन की, और आपका महीने का बिजनेस कितना है, 20 लाख का। कितना, 20 लाख का आपका हो रहा है, और आपका बिजनेस पूरा आपके ऊपर हो रहा है, वो आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है पूरा, है ना, 20 लाख रुपए पूरा आपके अकाउंट में जा रहा है, तो गवर्नमेंट उठा के वो 20 लाख का टैक्स काट लेंगे आपसे। अब अमीर व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है पता है, उसी 20 लाख को वो 3 अलग अलग अकाउंट में बांट देगा। ठीक है, अगर वो 20 लाख रुपए उसके पास आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, इसको 5, इसको 5, इसको 5, तो उसका जो टैक्स है वो उसका टैक्स बच जाता है। उसमें वो क्या करेगा, या तो 5 लाख या 10 लाख को वो हार्ड मनी के अंदर रखेगा, और बाकी को वो उसके अंदर डालेगा, या तो जो उसके पास में पैसा आ रहा है उस पैसे को बैंक में न डाल के वो क्या करेगा, वही पैसे को वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, वो हार्ड मनी लेगा,
और हार्ड मनी को लेके उसके अंदर डाल देगा, या कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा, या कोई ऐसी चीज खरीद लेगा। ठीक है, तो हम आगे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे 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 अभी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू।